तो क्या हाल चाल बच्चों। आई होप तुम लोग बिल्कुल बढ़िया होगे, बिल्कुल मस्त होगे और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट चल रही होंगी। तो आज यार हम लोग आए हैं क्लास 10th का चैप्टर लेके नेक्स्ट, जो कि है रियल नंबर्स। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी तुम्हारे डाउट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे ही डाउट तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें तुमको लगता था कि सर जी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं या भैया हमको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं, वो सारे ही तुम्हारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को तुमको बिना स्किप करे पूरी एंड तक देखनी है। तो चलो यार हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में कि आज हम लोग रियल नंबर्स में पहले कौन सी हेडिंग देखते हैं, पढ़नी है हम लोग को। रियल नंबर्स में हमको आज पढ़ना है रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। मींस जो हमारा रियल नंबर्स होता है वो रेशनल नंबर भी होता है उसमें और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं पूछोगे तो रेशनल नंबर यार तुमने पढ़ा होगा क्लास 7th और 8th में, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। अब ये जो P अपॉन Q होता है ये क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऐसे नंबर्स को जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। फिर हम लोग इनको अगर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमेशा तुमको रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म देगा। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग तुमने क्लास 7th 8th में पढ़ रखा है, तुमको तब भी हम बता देते हैं कि मान लो ऐसा तुमने कोई नंबर लिया, जैसे कि तुमने लिया ठीक है ले लेते हैं 48। ठीक है, अब इसको तुमने अगर मान लो 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4, ठीक है यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, फिर 8 आया, फिर 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो रहा है, जीरो बच रहा है। तो मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है बार बार यार, वो तुम्हारा रिपीट हो रहा है रिमाइंडर, तो फिर वो तुम्हारा कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर हमारा जीरो हो रहा है, मतलब कि हमारा बिल्कुल कट गया है ये नंबर डिवाइड होने पे, तो ये हमारा आ जाएगा टर्मिनेटिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर में हम लोग इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म और कह लो नॉन, ठीक है एक मिनट, और रिपीटिंग फॉर्म। ठीक है, तो मतलब कि रेशनल नंबर में अगर तुम इसको एक्सप्रेस करोगे डेसिमल फॉर्म में तो हमेशा ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म देगा। ठीक है, अब अगर इर्रेशनल नंबर की बात कर ले तो इर्रेशनल नंबर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, इसका मतलब कि दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इनको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या इसका प्रॉपर्टी होगी, अब अगर इर्रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना चाहेंगे तो हमेशा ये तुमको जो देंगे, ठीक है एक मिनट देखे तुमको दिख रहा है, चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, को ऊपर देख लो, सेकंड पॉइंट इसका देख लो रेशनल इर्रेशनल नंबर का, कि अगर इसको तुम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो हमेशा ये तुमको नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि इनका डिवीजन रुकेगा नहीं, इनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता चला ही आएगा। ठीक है, बचता बोल दिए, बचता चला ही आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और तुम्हारा नॉन रिपीटिंग, और ऐसा भी नहीं है कि वही डेसिमल बार बार रिपीट कर रहा होगा, यूनिक डेसिमल रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, रिपीटिंग भी नहीं, नॉन रिपीटिंग भी है, तो नॉन रिपीटिंग फॉर्म देगा। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कैसे तुम पहचानोगे कि इर्रेशनल नंबर है, तो अगर मान लो कोई भी नंबर है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर कैसा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो तुम्हारा इर्रेशनल नंबर है। अब बोलोगे सर जी परफेक्ट स्क्वायर मतलब, तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहां पे 9 लिखते, तो 9 को अगर स्क्वायर रूट में लिखोगे तो ये 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा, ये 3 नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा और हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये 9 हो गया तुम्हारा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर तुम कह लो, यहां पे लिख देते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात कह लो तो तुम्हारे जो नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे तुम्हारा 4 हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या हो सकता है
तुम्हारा 9 हो गया, ये सब कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब जैसे अगर इनको तुम देख लो, अगर हम लोग सिर्फ यहां पे अगर क्या रख देते, 2 रख देते, तो क्या ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। ये किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायरिंग फॉर्म नहीं है। 9 तुम्हारा स्क्वायर है किसका? 3 का, लेकिन जो 2 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। और अगर ये नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उनके ऊपर क्या लग जाए? स्क्वायर रूट लग जाए, तो वो फिर हमारा इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। वो नंबर्स हमारे किस में आ जाएंगे? इर्रेशनल नंबर में। तो अब तुम समझ गए होगे, ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और किसके अंदर हो? स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो वैसे नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। और रेशनल नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो 4 है और उसमें स्क्वायर रूट लगा तब तो फिर ये बाहर निकल आएगा, तो वैसे भी ये हमारा किसमें आ जाएगा? रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि तुमने जान लिया रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन ही हम लोग रियल नंबर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो तुम्हारा है क्लास 10 तक की जो मैथ्स तुमको पढ़ाई जाती है, ठीक है, नर्सरी से लेके जो क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़ते हो, वहां सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात की जाती है। अब जब तुम हायर मैथमेटिक्स में जाओगे, जहां पे तुम्हारा 11 और 12 क्लास आएगी, तो वहां पे तुम लोग फिर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी पढ़ोगे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है 11 12 में, वहां पे तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन क्लास 10 तक हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे हमारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो चलो, आई होप तुमने ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, जो मेन टॉपिक है हमारा इस पूरे चैप्टर में, वो आएगा तुम्हारा फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, और जो कि ये सब तुम लोग क्लास 3rd क्लास से सीखते ही चले आ रहे हो, एचसीएफ एलसीएम निकालना। ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे फिर से ले लेते हैं कि फैक्टर्स मतलब क्या होता है। तो देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर्स जो भी क्या कर सके? डिवाइड करते हैं किसी नंबर्स के। अगर मान लो बोलोगे अरे सर जी ये क्या बोल रहे हैं, चलो तुमको दिखाते हैं कि अगर 6 के हमको फैक्टर्स निकालने हो तो हमको देखना पड़ेगा ये 6 नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर जी एवरी नंबर, सॉरी 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो पहली बात तुम्हारी ये सही है, तुमने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो 1 नंबर होता है ये हर एक नंबर का फैक्टर होता है, मतलब कि 1 सारी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 1 हो गया। अब 6 को दूसरा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है? सोचो सोचो, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तुम्हारा दूसरा नंबर 3 हो जाएगा, और फिर खुद का ही नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो एक और प्रॉपर्टी है फैक्टर्स की कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक नंबर अपने ही नंबर का फैक्टर होता है। तो यहां पे तुमने देखा कि जो 6 के फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 और 6। मतलब यही एक ऐसे 4 नंबर्स हैं जो 6 को कंप्लीटली, ठीक है पूरा ध्यान से सुनोगे, 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं ये 4 नंबर्स। ठीक है, जो कि ये फैक्टर्स हैं 6 के, 1 2 3 और 6 नंबर को ये 4 नंबर बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इनके क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह तुम कह लो 8 के बारे में, तो 8 को 1, पहला तो 1 फैक्टर होएगा ही होगा, फिर 2 भी डिवाइड कर सकता है, फिर 4 भी डिवाइड कर सकता है, फिर 8 भी डिवाइड कर सकता है, तो इसके भी ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड कर दें, वो उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। वो उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं ना? तो ठीक है, तो तुमने जान लिया कि ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसके क्या बन जाते हैं? फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो यहां पे अगर मल्टीपल्स की बात आती है तो यहां पे हम तुमको एक सिर्फ हेडिंग लिख दे रहे हैं, तुम कैसे पहचानोगे फैक्टर्स को? ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो, ठीक है, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर दें, डिवाइड करें, वो नंबर्स हमारे हो जाएंगे फैक्टर्स। वो नंबर्स हो जाएंगे फैक्टर्स। जान लिए? ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो जो गिवन नंबर है, वो जो गिवन नंबर है वो किन किन टेबल्स में आएगा? मतलब कि जैसे कि तुमको हम देखते हैं, देखो कंफ्यूज नहीं, पहले हमको करके दिखाएंगे, नंबर्स लेके दिखाएंगे तभी समझ पाओगे। तो अगर तुमको
3 के मल्टीपल्स अगर निकालने हैं तो यहां पे तुमको क्या करना होगा, टेबल पढ़नी है। सिंपल सा याद रखना, तुमको क्या करनी है, टेबल। तो 3 में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, पहला आ जाएगा 1, होगा ही होगा, ठीक है। नहीं, पहला तुम्हारा 1 नहीं होगा, ये याद रखना कि जो 1 होता है वो सिर्फ फैक्टर होगा, ठीक है, लेकिन मल्टीपल में नहीं होगा। तो यहां पे सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो उसका खुद ही नंबर होता है, ठीक है। तो टेबल में तुमने पढ़ा है ना, 3 मंजा क्या होता है, 3। तो पहले सबसे छोटा मल्टीपल क्या आता है, 3 आता है। फिर उसके बाद तुम्हारा 6, फिर इसी तरह 9, फिर 12, फिर 15, और इसी तरह तुम्हारे नंबर्स निकलते चले आते हैं, मल्टीपल्स तुम्हारे चले आते हैं। अच्छा, एक चीज ये देखनी है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वो इनफिनाइट हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो फिनाइट होंगे, ठीक है, वो सिर्फ लिमिटेड होंगे। लेकिन जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफिनाइट होंगे, क्योंकि तुम जितने नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाओगे 3 में, वो तुमको मल्टीपल्स देता जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तुमको ये भी पता चल गई कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो फिनाइट होते हैं, ठीक है। तो अब जो ये नंबर्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, जो ये मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 के, अब ये क्या कर देंगे, ये जो 3 वाला नंबर है, गिवन नंबर, ये इन सारे ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये इन सारे ही नंबर्स को, जो इनके मल्टीपल्स आ रहे हैं 3 के, ये सारे ही नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, मतलब कि इनके मल्टीपल्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 3 तुम्हारा 3 को ही डिवाइड कर देगा तो 1 आ जाएगा, 6 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 9 को भी डिवाइड कर सकता है। तो सिंपल सा तुमको फंडा जान लेना है कि ऐसे नंबर्स, ठीक है, अब यहां पे लिख लो, ऐसे नंबर्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए गिवन नंबर से, जो डिवाइड हो जाए गिवन नंबर से, ठीक है। तो ये तुमने जान लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि क्या कर दें, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मल्टीपल्स फिर क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स के जो भी नंबर्स होते हैं वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। अरे सर जी बहुत कंफ्यूजन, एक मिनट फिर से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना है, एक लाइन सुन लोगे तुमको क्लियर हो जाएगा फंडा। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि क्या कर देंगे, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल्स ऐसे नंबर्स जो कि गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और यही हमारा होता है फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस, ठीक है। तो ये छोटा सा ग्लिम्स तुमने जान लिया फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये अभी आगे देखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपना टॉपिक जो इस चैप्टर में मेन है, तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो अब देखते हैं। देखो फैक्टर सिर्फ हेडिंग से ही तुम जान जाओगे कि एचसीएफ मतलब क्या होता है। देखो पहली बात तो फैक्टर, तो इसका मतलब तुमको फैक्टर्स निकालने होंगे। फिर कैसे निकालने होंगे, कॉमन फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे फैक्टर्स होने चाहिए, कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, और हाईएस्ट भी होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर तुम 4 और 6 का फैक्टर निकालोगे, ठीक है, मतलब एचसीएफ निकालोगे, तो तुमको क्या होगा, तुमको पता है, तुम 4 को जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 के फॉर्म में, और 6 को जब ब्रेक करोगे किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये आएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर जी एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो हमने पहले क्या पढ़ा, फैक्टर होंगे, ठीक है। तो फैक्टर हमेशा जो गिवन नंबर से छोटे ही होते हैं, गिवन नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारा 4 है, ठीक है, इसमें हम लोग कॉमन लें तो एक 2 यहां पे है और 6 में भी एक 2 यहां पे है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर निकल आएगा, एक 2 हमारा बाहर निकल आएगा। अब और तो इसमें कॉमन है नहीं, देखो हमने कॉमन पढ़ा है ना, बीच में हमारा क्या है कॉमन, और तो कुछ कॉमन है नहीं इसमें, तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ 2 ही को एचसीएफ कह देंगे, हम लोग 2 को ही सिर्फ क्या कह देंगे, एचसीएफ कह देंगे गिवन नंबर का, ठीक है। एक मिनट कलर चॉइस कर ले थोड़ा।
तो हमारा जो 2 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4 और 6 नंबर का। क्लियर? ठीक है, तो मतलब तुमने जान लिया कि जो हम लोग क्लास 3rd 4th 5th 7th से सीखते चले आ रहे हैं छोटी क्लासों से, कि हमको एचसीएफ कैसे निकालना है, हमको कॉमन नंबर लेना रहता है जो कि हमारा 4 और 6 को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और सबसे हाईएस्ट नंबर है 2 जो है हमारा, जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। या तो तुम कोई भी नंबर देख लो कि जो इससे हाईएस्ट हो सकता है, और कभी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे 2 ही तुम्हारा सबसे हाईएस्ट नंबर है जो 4 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, जो कंप्लीटली इनको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब कि 2 तुम्हारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, जो कि 4 और 6 का है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 को, सेम एक ही नंबर जो 4 और 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और यही तुम्हारा होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पे 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर देगा और जो 6 को भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो हमने जान लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, कि ऐसे नंबर्स जो कि हमारे गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं और कॉमन भी होते हैं और हाईएस्ट भी होते हैं। ठीक है, ये तुमने जान लिया। अब तुम अगर आते हो मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम में तुमको पता है कि पहला देखो, हेडिंग देखो यहां पे क्या है, मल्टीपल होगा। ठीक है, फिर कॉमन होगा। अच्छा, इसमें क्या कॉमन था, ये फैक्टर था, इसमें हमको निकालना था, इसमें क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है एलसीएम में। फिर कॉमन भी होगा और क्या होगा, लोएस्ट होगा। इसका मतलब तो अगर हम लोग 3, ठीक है, 3 और 4 के मल्टीपल्स लिख लें तो पहला हो जाएगा 3, ठीक है, 6, फिर हो जाएगा 12, ठीक है, 5 15 16, ऐसे ही सो ऑन तुम्हारा आ जाएगा। 4 के मल्टीपल्स अगर देखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 4 8 12, ठीक है, फिर हो जाएगा 16, फिर 20। ठीक है, अब ये दोनों तो मल्टीपल्स हमको चाहिए, ठीक है, मल्टीपल्स है हमारा। फिर क्या चाहिए, कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो अब यहां पे दोनों में देख के बताओ 3 और 4 का ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सबसे लोएस्ट मल्टीपल है इन दोनों नंबर का, 3 और 4 का। तो देखो, जो कॉमन तुमको मिलेगा वो यहां पे मिलेगा कौन सा, एक मिनट कलर देख ले। तुमको देखो यहां पे 3 और 4 कॉमन नहीं है, 6 और 8 कॉमन नहीं है, हाँ 12 और 12 कॉमन है, 12 और 12 कॉमन है। तो ये यहां पे इसको लगा लो गोला। अब और कौन सा कॉमन है, तो आगे बढ़ोगे तो ये 15 और 16 तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वाले 16 कॉमन है। यहां पे भी कॉमन मल्टीपल मिल गया हमको। लेकिन अब किसको लोगे, 12 को लोगे कि 16 को लोगे, क्योंकि इस तरह आगे तुमको तो और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे इन दोनों नंबर्स के। लेकिन तुमको लेना कौन सा है, तुमको लेना है सबसे छोटा वाला, लोवेस्ट वाला। कौन सा, सबसे छोटा वाला। और सबसे छोटा पहले, सबसे पहले कौन सा तुमको मिला है मल्टीपल कॉमन, 12 मिला है। तो इसका मतलब 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बस यहां से तुमने जान लिया कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड है तुम्हारा चैप्टर, जो कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज है, वो पूरी इसी पे बेस्ड है, जहां पे तुमको एचसीएफ एलसीएम आएगा निकालना। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसे नहीं आ जाएंगे जो छोटे बच्चों में आते थे। एक दो क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा क्या आ जाएंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। तो चलो उनको आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो हमको यहां पे एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है 96 का और 404 का। तो चलो भाई साहब, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इनके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो पहले 96 का एचसीएफ ले लो, तो 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो अब अगर 96 के मल्टीपल्स लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। ठीक है, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम और 3। अब इसी तरह तुम किसके लिखोगे, 404 के, तो उसके भी यहाँ पे फैक्टर्स लिख लो। तो 404 का जो फैक्टर्स आएंगे, तो पहले 2 से ही जाएगा, 2 2 4 0, 2 2 4, फिर
2 से जाएगा, 2 वन 2, 0 और 0, और फिर ये किससे जाएगा, 101 से चला जाएगा, क्योंकि 101 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम कॉमन लेके भी एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तुम ऐसे वाला भी कर सकते हो जो हम लोग छोटे क्लासेस में सीखते आए। तो यहाँ पे कॉमन तुमको लेना है तो क्या करोगे, यहाँ पे एक 2 हमको कॉमन मिल गया तो एक 2 बाहर ले लिए, एक फिर से 2 हमको बाहर मिल गया कॉमन तो इसको ले लिए, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लोग कह देंगे कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा भी एक मेथड है जो थोड़ा अच्छा तुमको लगेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको पावर्स के फॉर्म में लिख लो। तो जैसे यहाँ पे 2 है, कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो 5 टाइम्स तो 2 की पावर 5 हो गया, इंटू 3 की पावर 1 हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब एचसीएफ जब भी तुमको निकालना हो तो बस ये याद रखना, ऐसा कॉमन नंबर जिसकी पावर सबसे कम होगी, जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो यहां पे कॉमन नंबर होना चाहिए और उसकी पावर सबसे कम होनी चाहिए। तो यहां पे कॉमन नंबर कौन सा हो गया है, 2, ठीक है। दोनों में कॉमन में पावर भी कम होनी चाहिए कॉमन नंबर में, तो सबसे कम नंबर वाली पावर किसकी है, इसकी, 2 की पावर 2। तो इसका मतलब अगर इसको बाहर ले लोगे कॉमन में 2 की पावर 2 को, और जब पावर से इसको नंबर में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4। देखो दोनों सेम आ रहा है ना, मतलब मेथड अलग ही है, मतलब कोई अलग मेथड नहीं है, बस उसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया, तुमको ये भी आना चाहिए। अब अगर एलसीएम निकालना है तुमको, तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, इन दोनों को साथ में लेते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद निकालते थे। लेकिन तुम यहीं से निकाल सकते हो, तुमको बार बार अब फिर से वो एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम यहीं से पावर के ही फॉर्म से देखो निकाल लोगे। तो देखो कैसे, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, तुमको बार बार अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पे देखो, अब पहले देखो यहाँ पे 2 है, यहां पर भी 2 है, ठीक है, यहां 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है। तो अगर 3 नहीं है तो इसको लिख लो, और कैसे लिखोगे, 3 की पावर 0। वैसे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, 3 कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन हम तुमको यहां पे कुछ समझाना है, ठीक है, इसलिए हम इसको लिख लिए 3 की पावर 0, कि दोनों जगह कॉमन हमने कर दिया कि वहां पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है। अब बोलोगे सर जी इस तरह तो 101 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है, तो फिर भैया इसमें भी वही कर लो, 101 की पावर 0, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब तुम्हारे नंबर्स दोनों जगह पे कॉमन हो गए। अब एलसीएम में तुमको बस क्या देखना है, ऐसे कॉमन नंबर्स जिनकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी उनको कॉमन ले लेना है, ऐसे नंबर्स जिनकी पावर सबसे हाईएस्ट होगी उनको कॉमन ले लेना है। तो यहां पे कॉमन नंबर 2 है, और 2 के हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5, तो इसको कॉमन ले लो, 2 की पावर 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाओगे तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 वाले की, इसमें 1 टाइम है, इसमें 0 टाइम है, तो यहां पे एक 3 लिख लिए। फिर यहां पे 101 है और यहां पे 101 की पावर 0 है, तो यहां पे पावर किसकी है ज्यादा, इसकी है, 101 की, ठीक है। बस इसको अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पे 2 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 101, तो ये बना लेगा तुम्हारा 96 इंटू 101, और मे बी तुम्हारा ये आ सकता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी 9696 में, ठीक है, मे बी, शायद, हमने कंफर्म नहीं है क्योंकि हमको लग रहा था, अंदाजा मैंने किया था तो 9696 करके आंसर आ रहा था, ठीक है। तुम देख लेना, हो सकता है कुछ और भी आ सकता है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो कर लोगे, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो यहां पे तुमने जान लिया कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब कैसे आएंगे। ये तो तुम्हारे वही वाले क्वेश्चन से जो तुम 6th-7th में सीख के आ रहे हो, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब आते हैं हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। यहां पे अब तुमको लगेगा कि हाँ सर जी अब थोड़ा हम लोग अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। देखो यहां पे तुमको कहा गया है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85 एंड -153 देन द वैल्यू ऑफ एन इज, ठीक है। तो तुमको वैल्यू निकालनी है एन की। तो देखो यार सिंपल सा हमको क्या करना है, देखो यहां पे हमको एचसीएफ 85 का और 153 का एक्सप्रेसेबल है इन द फॉर्म ऑफ 85 एन और -153। तो बोलो सर जी हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो बोलो हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो जितना तुमको आता है उतना करो। तुमको ये समझ में आ रहा कि नहीं कि एचसीएफ जो है 85 और 153 का वो निकाल लो, तो चलो निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करो सीधे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 5 से ले लो, 5 से, तो 5 × 5 और 6 7 8, 5 7 35 और 17, ठीक है। तो इसका मतलब 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 5 × 17। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे 153 का भी ले लेंगे कॉमन फैक्टर, तो 153 को 3 से पहले ले जाएंगे, 3 5 15, 3 1 3, फिर ले जाएंगे 3 1 3, ठीक है, और कैरी जाएगा 21 बना लेगा, 3 7 21, और फिर 17 ले लेंगे। तो 153 को भी तुम लिख सकते हो 3 × 3 × 17, ठीक है। अब तुमने इसको लिख लिया, अब हमको करना क्या, एचसीएफ निकालना है। कॉमन क्या मिल रहा है तुमको, 17 मिल रहा है, तो बस जो कॉमन मिल रहा है वही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। अब कहा गया है क्वेश्चन में जो एचसीएफ है उसको तुम, ठीक है, जो एचसीएफ है, थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, जो एचसीएफ है उसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो इस वाली फॉर्म में जो कि तुमको दिया गया है 85n - 153, 85n - 153 के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो एचसीएफ को। और हमने एचसीएफ निकाल लिया है, तो जो एचसीएफ निकाल लिया है उस वाली वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो यहां पे 17 = 85n - 153, -153 को इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 153 + 17 = 85n। अब इसको जब ऐड कराओगे तो ये आ जाएगा 160 और 85n, ठीक है, सही है, ठीक है ना। एक मिनट देख लेते हैं, 7 + 3 10, ये 6 7, ठीक है, 7 और 1, अच्छा 170 आएगा, 170 हो जाएगा, ठीक है, और 85। अब 85 को क्या कराओगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओगे, तो n = हो जाएगा तुम्हारा 170/85। अब तुमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो तुमको करके देखना है ये किस में आएगा। अब देखो तुमको मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना हो या तुमको काटना भी नहीं, तुम यहीं से ऑप्शन से ही चेक कर सकते हो। तो पहला 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 3 5 15, 3 8 24, नहीं आएगा। फिर 2 से करके देखो, ठीक है, ये देखो। अब दूसरा वाला ले लो 2, तो यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 85 को, तो 2 5 10, 2 8 16 और 17, तो यहाँ पे 170 आ रहा है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। तो ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा, ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा, और n की वैल्यू हमको पूछी गई थी यहाँ पे, तो n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है, ठीक है। बस यही करना था तुमको इस पूरे क्वेश्चन में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से बस समझना है। थोड़ा स्टेटमेंट तुमको शायद बहुत हाईटेक लगे कि अरे सर ये बहुत बड़ा पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें, बस तुमको जो स्टेटमेंट में दिया है उसको करते चलना है और तुमको खुद ही उसका आंसर पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुमको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तुमको क्या करना है, सीधे पावर को देख लेना है। ये इस फॉर्म में दिया है 3³ 5 और 3² 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको इसमें एचसीएफ निकालना है, तो बस हमने क्या बोला था, ऐसा कॉमन नंबर जिसकी पावर सबसे कम होगी, ऐसा कॉमन नंबर जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, ठीक है, पावर किसकी कम है, 3² 2, तो लिख लो यहाँ पे, बाहर ले लो। फिर दूसरा हमारा नंबर कौन सा कॉमन है, 5, पावर किसकी कम है, ये वाली 5⁻1, तो 5⁻1 लिख लो। तो इसको जब खोलोगे तो 3 3 9 और इंटू 5, और 9 × 5 हो जाएगा 45। तो बस ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार ये, मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ डिफिनीशंस पे, ठीक है। फिर से हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जो कि हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए, फिर से एक बार इसको क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो तुमको पता होगा प्राइम नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके एग्जैक्टली क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो इसका मतलब कि पहला फैक्टर तुमका कौन सा हो जाएगा, वो खुद ही वाला नंबर हो जाएगा, जो तुमको हमने उस समय प्रॉपर्टी में बताई थी कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अपना ही खुद का नंबर उसका फैक्टर होता है। और दूसरा क्या बताया था कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं हमारे, तो तुम्हारा 2 हो गया, ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जो कि 1 है और वो खुद ही नंबर है। तो इसका मतलब 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, 7 का फैक्टर 1 और 7, 11 का फैक्टर 1 और 11। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो ऐसे नंबर तुम्हारा 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो तुम्हारे क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे इनके। तो मतलब कि 9 को हम लोग किससे कर सकते हैं, पहला तो 1 ही फैक्टर हो जाएगा, फिर 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, तो 2 से ज्यादा है। यहां पर भी 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, तो यहाँ 4 फैक्टर। 4 के भी इसी तरह 1 2 4, ठीक है, 8 के भी 1 2 4 और 8। तो ये सारे 2 से ज्यादा मतलब कड़ा गए, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर दे रहे हैं। तो इसलिए ये सारे ही नंबर्स हमारे कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो सिंपल सा तुमने जान लिया, प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स देते हैं और कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्यों बताया, क्योंकि आगे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, इसलिए बताया गया, ठीक है। अच्छा एक चीज, हाँ चलो इसी क्वेश्चन में देख लो, इसी क्वेश्चन में देख लो वो जो चीज मैं बताने जा रहा था तुमको, कि यहां पे बोला गया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहले तो ये जान लो कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 4। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर मिलेगा तुमको वो कौन सा मिलेगा, 4, ठीक है। 4 एक ऐसा नंबर है जिनके क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और अगर तुमसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में पूछेगा तो वो कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो तुम्हारा कैसा होगा, 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 1 को क्यों नहीं बोल सकते, देखो 1 प्राइम इसलिए भी नहीं होता क्योंकि उसके 2 भी फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा है कि कम से कम एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो होने चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन जो 1 नंबर है वो कैसा है, वो प्राइम भी नहीं है ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि जब प्राइम ही नहीं तो कंपोजिट क्या होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं उसको माना जाएगा क्योंकि उसके 2 फैक्टर होते ही नहीं, उसके सिर्फ खुद ही एक फैक्टर है, वो खुद ही नंबर, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर भी नहीं कहते, ना कि प्राइम नंबर भी कहते हैं, नहीं प्राइम भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि यहां पे बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर अभी हमने जाना कि जो हमारा भैया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, 1 मिनट यार बस, अब बैठ लिया जाए खड़े खड़े, अब क्या होने लगा, दर्द करने लगा पैर। देखो यहां पे स्मॉलेस्ट तुम्हारा जो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, वो तुमने अभी देखा, हमने बताया तुमको कितना होता है, 4। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी सी तुमको लगेगी डॉक्टर वाली है लेकिन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तुम्हारा हो जाएगा 2। अब इनका तुमको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, तो यार तो तुम ले ही लोगे ना यार, वो तो तुम ले ही लोगे। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा बताओ, एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सा यार, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये तुमने जाना इस क्वेश्चन में। अच्छा एक और चीज थी, क्या थी, की अच्छा हाँ चलो आओ इस पे आओ 1 मिनट फिर से, कि अगर मान लो तुम्हारे कोई 2 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया 2 और 3 के, तो अगर इनके जब एचसीएफ की बात करोगे, इनके जब एचसीएफ की बात करोगे तो यार जो इनका एचसीएफ आएगा वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। फिर से सुनो, द एचसीएफ ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज 1, ठीक है, एवरी प्राइम नंबर इज 1। तो कभी भी 2 तुमको प्राइम नंबर दिए हैं और तुमसे पूछा जाता है एचसीएफ, तो तुमको सीधे बिना कुछ समझे बता देना है कि उनका एचसीएफ 1 आएगा। ये हो गई पहली चीज। और जो एलसीएम होता है वो उन्हीं 2 गिवन नंबर्स का मल्टीपल होता है, वो उन्हीं 2 नंबर्स का गिवन मल्टीपल, मतलब कि उनको तुम मल्टीप्लाई कर दो, जो गिवन नंबर दिए हैं वो तुमको सीधा क्या दे देगा, एलसीएम दे देगा। तो अगर तुम एलसीएम की बात करते हो प्राइम नंबर्स की, तो वो गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो जो कि 6 आ जाएगा और वही तुम्हारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ की जब बात करोगे प्राइम नंबर्स की तो कौन सा होगा, 1। बस ये था मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताने का।
अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखो टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज, ठीक है, तो तुम्हारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कोई भी, ठीक है, अब तुमको नंबर्स में नहीं देगा, अब तुमको अल्फाबेट्स में खेलेगा। यहीं पे तुमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, उसको तुम नंबर ही समझो, ठीक है, तो तुमको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो जैसे तुमको बोल दिया गया कि p और जो q है वो तुम्हारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो तुमको यहां पे p लिखा हुआ है ab स्क्वायर और q लिखा है a स्क्वायर b, और ये जो दिया गया है ab स्क्वायर और a स्क्वायर b, ये क्या है, ये इनके फैक्टर्स हैं। ये देखो कहा है ना a एंड b आर प्राइम नंबर्स। अच्छा देखो एक चीज और भी तुमको बतानी थी कि जब तुम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो तो जो वो नंबर्स आते हैं फैक्टर्स वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम पिछली सीरीज में जाओगे, ठीक है, तुमको पता ही है, बहुत छोटी सी चीज है ये, कोई वो तुम्हारे बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन तब भी मुझे लगा बता देना चाहिए कि जो भी देखो यहाँ पे नंबर्स आते हैं फैक्टर्स निकालने पे, वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनके सिर्फ दो एग्जैक्टली फैक्टर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे भी तुमने फैक्टर्स निकाला, ये सारे नंबर्स कभी किसमें देता है, प्राइम नंबर्स में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो तुम्हारे a और b हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि हमारे जो ये नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर और a स्क्वायर b, ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, और ये क्या है, फैक्टर्स हैं p और q के। अब तुमको बस इनका क्या बता देना है, एलसीएम बता देना है p और q का। अरे यार सर जी सिंपल है, सर जी सिंपल है भैया जी, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। यहां पे हमको बस क्या कर देना है, पावर को देखना है, और पावर किसकी देखना है, जो कॉमन नंबर होना चाहिए, चाहे कॉमन नंबर ले लो चाहे उसको अल्फाबेट कह लो, दोनों सेम बराबर, ठीक है। तो कॉमन अल्फाबेट होना चाहिए और उसकी पावर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, ठीक है। थोड़ा इसको और हम बेहतरीन तरीके से तुमको लिख के दिखाते हैं कि अगर इसको जब ऐसे लिखोगे तो a इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हो और q को a स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हो। अब और क्लियर समझ में आएगा। तो पहली बात तो कॉमन अल्फाबेट और पावर उसकी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे कॉमन अल्फाबेट a का सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, a स्क्वायर इंटू यहां पर सबसे ज्यादा पावर b की किसकी है, b2, तो b स्क्वायर, और इसको साथ में लिख लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। एक नंबर का क्वेश्चन चुटकियों में तुमने कर दिया, बस खत्म, ठीक है। तो आगे बढ़ चलो। अब इसी तरह हमको यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, if n is an odd positive integer so that n square minus 1 is divisible by 8। तो कहने का मतलब है इनका कि मान लो कोई तुम्हारा जो n है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड इंटीजर है। अब अगर उसमें तुम्हारी एक फॉर्म दी गई है n स्क्वायर माइनस 1, क्या ये तुम्हारा 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्या तुम्हारा ये डिविजिबल बाई 8 है कि नहीं, ये जो फॉर्म दी गई है क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे पता करोगे, तो बस जहां पे तुमको बोला गया है कि n तुम्हारा कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन 1 यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 के अलावा दूसरा कौन सा होगा, फिर तुम्हारा ऑड कौन सा नंबर आता है, 3। अब 3 को रखो यहाँ पे, n की जगह पे क्या ले लो, 3, n इक्वल टू ले लो 3। अब इसकी वैल्यू को इसी में पुट करा दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, और 8 जो है वो तुम्हारा डिविजिबल होता है 8 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह तुम कोई दूसरा ऑड भी ले सकते हो चेक करने के लिए कि शायद और भी नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो दूसरा नंबर 3 के बाद कौन सा होगा, 5 होगा। अब 5 को भी इसमें रखोगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि हो जाएगा 25 माइनस 1 जो कि तुमको देगा 24। और देख सकते हो ये भी तुम्हारा डिविजिबल है किससे, 8 से। ये भी तुम्हारा किससे डिविजिबल है, 8 से, इस डिविजिबल बाई 8। तो इसी तरह तुम जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर रखोगे इस फॉर्म में, ये हमेशा तुमको जो नंबर देगा वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो बोल देना यस, ठीक है, यस भी लिख सकते हो, यस दिस फॉर्म, ठीक है, दिस फॉर्म इज डिविजिबल बाई 8,
ठीक है, इज डिविजिबल बाई 8, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो तुमने जान लिया कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस ये थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में है। इफ p इज प्राइम नंबर देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ p डैश p स्क्वायर डैश p क्यूब। तो तुम्हारा p प्राइम नंबर है, तो मतलब कि ये सारे फैक्टर्स हैं, तो p, ठीक है, और p स्क्वायर और p क्यूब का अगर तुमको एलसीएम निकालना है तो हमने बस एक चीज बताई है, तुमको क्या देखना है, कॉमन अल्फाबेट तो है ही है ये तीनों, फिर क्या देखना है, दूसरी चीज तुमको देखनी है सबसे ज्यादा किसकी पावर है एलसीएम में, तो यहाँ पे p की पावर 3 दी गई है, तो यही सबसे ज्यादा पावर है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। बस देख रहे हो, एक एक छोटी छोटी चीजें हैं जो तुमको बस पूछी जा रही हैं। अब फिर तुम्हारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें तुमसे बोला जा रहा है, कैन द नंबर 4n और n बी अ नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, अब जो ये 4n है, क्या ये ऐसा नंबर तुमको देगा, मान लो n की हम कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू लेते हैं, n की कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर वैल्यू लेते हैं जहां पे हमको ऐसा नंबर मिले जिसकी डिजिट में, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जिसकी लास्ट डिजिट में कौन सा होना चाहिए, 0। तो ऐसे नंबर्स हम लोग रख के देख लेते हैं। देखो अगर n में, तुमको बस हम दिखाने के लिए बता दे रहे हैं कि n में अगर मान लो पहला नेचुरल नंबर 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो क्या इसकी डिजिट में, लास्ट डिजिट में 0 आएगा, नहीं आएगा। फिर इसी तरह तुम ले लो कोई दूसरा नेचुरल नंबर, अभी तो ये हम लोग 1 डिजिट वाले नेचुरल नंबर ले रहे हैं, मान लो तुम ले लो क्या, ले लो 5, ठीक है, या ठीक है ऐसे ही ले लो। तो अब तुमको देखना है कि 6 ले लो तुम, 4n = 6, ठीक है। तो अब तुमको देखना है कि यहां पे क्या लास्ट में नेचुरल नंबर आएगा तुम्हारा, तो 4 × 6 24, ठीक है। तो अच्छा, अब सिंपल सा इसका एक चीज ये जान लो कि देखो लास्ट डिजिट तुम्हारी 0 कब होगी, ठीक है, एंड विद डिजिट 0 कब आएगा, जब तुम्हारे क्या होंगे, जो नंबर होंगे, जो नंबर के फैक्टर होंगे उसमें 2 और 5 आना चाहिए, जिसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो इस तरह तुम देखो 4n है और इसके फैक्टर्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × ठीक है 2n हो जाएगा। क्या इनके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, दोनों आना चाहिए, ये याद रखना, क्या आना चाहिए, 2 और 5 दोनों नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो क्या 2 और 5 आ रहा है, 2 तो आ रहा है सर भैया, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। हाँ, तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर ये हमको तो कभी भी लास्ट एंड में डिजिट 0 नहीं देगा, ठीक है, लास्ट एंड डिजिट हमको 0 नहीं देगा। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर्स है इसको और भी एक्सप्रेस करोगे तो ये 2 की पावर 2, ठीक है, n हो जाएगा। और देख रहे हो तुम यहाँ पे कि इसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आना चाहिए, तभी वो एंड डिजिट 0 देगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो बस तुमको यही लिख देना है कि नो, it will not give last digit with 0 because, ठीक है, बिकॉज क्या करोगे, यहां पे बिकॉज में लिखोगे कि इट्स फैक्टर्स आर नॉट 2 और, या फिर सिर्फ इट्स फैक्टर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, ठीक है, आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5, ठीक है। तो 2 तो दिया था लेकिन 5 नहीं दिया था ना, और 10 डिजिट, सॉरी, तुम्हारा जो लास्ट डिजिट 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सा क्वेश्चन था जो तुमसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं एक रिलेशन में जो कि बहुत बढ़िया रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। बढ़िया सर जी, आप तो सब चीज में बढ़िया बता देते हैं, लेकिन बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे तुम डायरेक्टली किसी भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल जाते हो, ठीक है। अगर कुछ नंबर्स तुमको दिए हो या फिर कुछ ना कुछ तुमको नंबर दिया और एक नंबर मिसिंग हो, क्या सर जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम कहता है 2 इंटीजर्स के लिए, पहली बात तो ये सुन लो कि ये सिर्फ 2 इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है ये रिलेशन, ठीक है। 2 से ज्यादा इंटीजर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब वो हमेशा कैसे इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब मान लो कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल होगा वो उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, वो उनके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब कि एचसीएफ इंटू
LCM इक्वल टू A इंटू बी। तो मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स का वो इक्वल होगा उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इक्वल होगा। तो ये तुमने रिलेशन जान लिया। अब सर जी ये रिलेशन करेंगे क्या? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे तुमको ये पता चलेगा कि द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर SCF। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन तुमको यहां पे छोटा हम करके दिखा देते हैं कि मान लो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन दैट टू नंबर्स आर, ठीक है, नंबर्स आर ले लो 5 एंड 25 एंड एंड ठीक है एंड देयर SCF। ठीक है, तो यहां पे SCF 5 दिया है। देन फाइंड LCM ऑफ दैट नंबर, दैट टू नंबर्स। ठीक है, तो तुमको यहां पे सीधे क्या बता देना है? LCM बताना है इन दोनों नंबर्स का। तुमको दो गिवन नंबर्स दे दिए गए हैं 5 और 25 और उनका SCF बता दिया गया है 5। तुमको LCM निकालना है। तो तुमको पता है रिलेशन कि क्या होता है? SCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू बी। तो यहां पे A और B क्या है? तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये मतलब 5 और 25। ठीक है, फिर SCF तुमको दिया है तो SCF की जगह पे 5 रख लो। तुमको क्या नहीं दिया? LCM नहीं दिया है। बस अब तुमको क्या कर देना है, जो ये 5 मल्टीप्लाई में इसको ले आना है डिवाइड में। तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो ये जब डिवाइड में आ जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो LCM कितना आ गया? 25। LCM कितना आ गया? 25। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस ये छोटे से रिलेशन है जो तुमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम देयर SCF। अब बोलोगे सर जी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो LCM है दो नंबर्स का वो 14 टाइम्स है उनके SCF के। ठीक है, द सम ऑफ LCM एंड SCF इज 600। और उन दोनों नंबर्स का जो SCF और LCM का सम है वो कितना है? 600 के इक्वल है। उसमें से एक नंबर तुमको बता दिया गया है जो कि 280 है। देन फाइंड द अदर नंबर। अब बोलोगे सर जी इसमें तो रिलेशन हमको मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ एक चीज दी गई है, एक नंबर दिया गया है 280, और हमको LCM भी नहीं पता है, SCF भी नहीं पता है, और एक और नंबर भी नहीं पता है, सिर्फ एक नंबर पता है जो कि है 280। तो इससे हम करेंगे क्या? इस रिलेशन का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा जो आपने हमको पिछला बताया। उसमें को हम क्या रखें कि अब कुछ निकलेगा ही नहीं। तो बस इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है प्यारे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है। तो देखो बस जो जो दिया है बस उसको ध्यान से पढ़ना है। द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर SCF। ठीक है, तो LCM जो है वो 14 टाइम्स है SCF के है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अब बोल रहा है जो इनका सम है SCF और LCM का। ठीक है, SCF प्लस LCM, ठीक है, इक्वल टू 600 दिया है। ये हो गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। हो गई। अब तुमको यहां पे LCM की वैल्यू दी गई है 14 इंटू SCF। जहां पे तुमको सेकेंड इक्वेशन में LCM दिया है वहां पे इसकी वैल्यू पुट करा दो, बस सिंपल सा। तो SCF प्लस LCM की वैल्यू 14 इंटू SCF, मतलब कि 14 SCF। 14 SCF इक्वल टू 600। अब इसको क्या करोगे? ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15 SCF इक्वल टू 600। अब ये जो 15 है इसको क्या कर दोगे? डिवाइड में ले आओगे। तो जब डिवाइड में ले आओगे तो ये तुम्हारा कटेगा किससे किससे किससे? तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो SCF आ गया 40। SCF कितना आ जाएगा? 40। अब तुमको क्या करना है? इनका LCM बताना है। तो LCM बताना है तो बस अब तुमको क्या करना है? इस SCF की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट करा दो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ SCF in equation
सेकेंड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एलसीएम और एचसीएफ पता है, मतलब वैल्यू अगर मिल जाए और एक नंबर हमको दिया है तो दूसरा नंबर तो हम आराम से निकाल लेंगे पिछले वाले रिलेशन से। लेकिन सर जी जब हमको पता ही नहीं होगा एचसीएफ और एलसीएम तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो इसलिए एचसीएफ तो निकालनी है, एलसीएम भी निकालना जरूरी है, तो इसीलिए हमने एचसीएफ वाली वैल्यू को सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करा दिया। अब पुट करा दोगे तो पहले एक लाइन खींच लो, ठीक है, लाइन सीधी नहीं खींचती, ठीक है। अब यहाँ पे जो एचसीएफ वाली इक्वेशन थी यहाँ पे, तो यहाँ एलसीएम को, एचसीएफ तुमको 40 प्लस एलसीएम इक्वल टू 600, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा। अब यहां पे 40 को ट्रांसफर कर दो 600 के पास, माइनस में आ जाएगा और माइनस कराओगे तो आ जाएगा 560। अब तुमको एलसीएम भी पता चल गया। अब तो सर सब कुछ सिंपल हो गया, अब तो बढ़िया, अब सब सिंपल हो गया। अब तो हम एचसीएफ भी जान चुके हैं, एलसीएम भी जान चुके हैं और एक नंबर भी हमको पता है। तो अब तो दूसरा नंबर हम लोग पिछले वाले रिलेशन से निकाल लेंगे। तो अब बस तुमको क्या करना है, रिलेशन निकाल देना है। तो अब इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रिलेशन लगा देंगे, ठीक है। एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, नंबर्स हमारे। तो एक नंबर हमको 280 दिया है, तो यहाँ लिख लो ए की जगह पे 280 इंटू बी। एच सी एफ हमको कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 40 लिख लो, ठीक है। और एलसीएम हमको कितना दिया गया है 560, तो 560 लिख लो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करा दोगे, 280 को इधर ले आओगे, ट्रांसफर कर दोगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां से बी की वैल्यू निकाल लो, 4 1 जा 4 0, 4 7 जा 28, 7 8 जा 56 और 8 इंटू 10 हो जाएगा 80। इसका मतलब जो सेकंड नंबर होगा वो तुम्हारा कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो होगा तुम्हारा वो कितना होगा, सेकंड नंबर होगा तुम्हारा 80। बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन चुटकियों में कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि बस तुमको क्या करना है, तुमको बस इसमें ये देखना था कि सारी चीजें जो हमको स्टेटमेंट में दी गई है उससे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और वो वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर ली, तुमको मिल गया तुम्हारा आंसर। अब आते हैं यार वर्ड प्रॉब्लम्स पे। किस पे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में तुम्हारा क्या होता है बेसिकली, देखो तुमको दो चीजें याद रखनी है। तुमको देखो छोटे में ये बताया जाता था जब एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें तुमको क्या देखना रहता था कि जब एचसीएफ दिया है तो मैक्सिमम या तो लिखा होगा स्टेटमेंट में, या तो लार्जेस्ट लिखा होगा, या तो फिर क्या नाम है वहां पे कोई ऐसी चीज है, मतलब ऐसा नंबर आएगा जो कि क्या होगा, जो तुमको दिया है तुम्हारे स्टेटमेंट में उससे छोटा आएगा, उससे क्या आएगा, छोटा आएगा, उससे छोटा आएगा। तो हमेशा ये दो तीन स्टेप्स हैं जो तुमको तुरंत बता सकते हैं स्टेटमेंट मतलब पढ़ते ही कि तुमको वहां पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। पहला क्या है कि या तो देखो छोटे क्लास में पढ़े हैं कि या तो लार्जेस्ट लिखा हो या तो मैक्सिमम लिखा हो, ठीक है। अच्छा कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि शायद कहीं कहीं भी मैक्सिमम लिखा रहता है लेकिन एलसीएम भी निकालना पड़ जाता है वहां पे, इसीलिए कहीं कहीं पे ये ट्रिक्स थोड़ा क्या हो जाती हैं, फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी ट्रिक है, ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन है कि जब भी, ठीक है, जब भी हमारा आंसर छोटा आए, ठीक है, छोटा आए स्टेटमेंट की वैल्यूज में से, की वैल्यूज से, ठीक है, की वैल्यूज से, कि मतलब जब तुम्हारा आंसर हमेशा छोटा आए, ठीक है, स्टेटमेंट की वैल्यू से, तब समझ जाना तुमको वहां पे क्या लगाना है, एचसीएफ लगाना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर जब तुम्हारा आंसर, ठीक है, जब भी हमारा आंसर, ठीक है, हमारा आंसर बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट, ठीक है,
स्टेटमेंट की वैल्यूज से, तो इसका मतलब वहां पे तुमको क्या लगा देना है, वहां पे तुमको एलसीएम लगा देना है। अब बोलोगे सर जी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि स्टेटमेंट पढ़ के कि हमारा आंसर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस में आते हैं और वहां पे हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारा एचसीएफ छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। देखो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ो, बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, बिल्कुल साइलेंट मोड में। ठीक है, साइलेंट मोड में नहीं, अगर साइलेंट हो जाएंगे तो फिर पढ़ेगा कौन। ठीक है, साइलेंट मोड में नहीं, बिल्कुल केयरफुली अच्छे से। पेन्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 8 एंड नोट पैड्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 12। इसका मतलब एक पैकेट है, ठीक है, पेन्स का जो एक पैकेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है, 8 है। क्लियर, एक पैकेट है पेन की जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी है, 8 है। ठीक है, जो नोट पैड्स है, ठीक है, जो नोट पैड्स वाला पैकेट है एक, उसमें जो नोट पैड्स हैं उसमें कितने हैं क्वांटिटीज, 12 है। ठीक, अब तुमको बताना है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच टाइप दैट वन शुड बाय सो दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पेन्स एंड नोट पैड्स। क्या मतलब सर जी, क्या मतलब सर जी, तुमको ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि तुमको लीस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं पेन और नोट पैड्स के जिसमें जो टोटल आइटम्स हो पेन और नोट पैड में वो इक्वल हो, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हो जो पेन और नोट पैड की वो इक्वल हो। पैकेट्स के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, पैकेट के नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, शायद पेन का पैकेट 3 हो और पेन नोट पैड्स के पैकेट 5 हो, लेकिन उनके जो अंदर टोटल क्वांटिटीज होंगी उन तीनों पैकेट को मिला के, पेन वाली को और नोट पैड्स वाली की पांचों पैकेट को मिला के जो क्वांटिटीज आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमने पेन की 3 पैकेट खरीदी और उसमें उनको काउंट करने पे, उनके अंदर के टोटल क्वांटिटीज को काउंट करने पे हमारा 24 आ रहा है, ठीक है, और वैसे ही हमने अगर 5 पैकेट्स खरीदी नोट पैड्स की, ठीक है, और मान लो उनकी भी क्वांटिटीज अंदर काउंट करने पे 24 आ रही है, तब फिर हम लोग कहेंगे कि ये जो 3 और 5 है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज में डिवाइड करेगा हमारे पेन्स और नोट पैड्स को। समझे, हमको सिंपल सा ये बताना है कि हम पेन्स के कितने पैकेट खरीदे और नोट पैड्स के कितने पैकेट खरीदे, जिससे कि जो हमारी क्वांटिटीज हो दोनों की, पेन और नोट पैड्स की, वो सेम आ जाए, वो सेम आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स भी 24 हो और तुम्हारे नोट पैड्स भी 24 हो। ये मैं नंबर 24 मैं अपने आप से तुमको समझाने के लिए ले रहा हूं, उसको मत समझना कि मान लो अगर तुम्हारे पेन्स 24 है तो तुम्हारे नोट पैड्स भी 24 होने चाहिए, लेकिन पैकेट्स अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो नंबर है पैकेट्स का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर की जो क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए, बस। ठीक है, अब बोलोगे सर जी अब पता कैसे करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ। एक चीज तो तुमको पता चल गई है, वो तुमको मैंने जो बताया था मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट वाला फंडा, जो कि तुम लोग छोटे क्लासेस सीखते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमने तुमको दूसरा ट्रिक बताया था कि क्वेश्चन को देख के जो वैल्यूज दी गई हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर उससे बड़ा आंसर आ रहा है, तुम्हारे प्रेडिक्शन से उसका आंसर बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब कि फिर वो एलसीएम देगा, वहां पे हमको एलसीएम लगाना है। लेकिन अगर छोटा आ रहा है तो फिर हमको एचसीएफ देना है, एचसीएफ लगाना है। इसका मतलब कि अगर देखो नोट पैड्स पेन्स हैं जो एक पैकेट में वो 8 है और जो तुम्हारे नोट पैड्स हैं एक पैकेट में वो 12 है, ठीक है। अब हमको इनकी क्वांटिटीज को सेम करना है तो हमको पैकेट्स को ज्यादा खरीदना पड़ेगा, नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा खरीदना पड़ेगा, और जब नंबर ऑफ पैकेट ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो जो उनकी क्वांटिटीज आएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जो तुम्हारा आंसर था, मतलब जो तुम्हारे क्वेश्चन में जो क्वांटिटीज दी गई थी पेन की 8 और नोट पैड्स की 12, तो अब ये क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो बढ़ के आएगा, जो क्वांटिटीज हमको दी गई हैं क्वेश्चन में उससे क्या आएगा, बढ़ के आएगा। और अगर बढ़ के आ रहा है मतलब कि ज्यादा आ रहा है तुम्हारे क्वेश्चन से आंसर, तो इसका मतलब वहां पे क्या लगा देना है, एलसीएम। क्या लगा देना है, एलसीएम, बस आ जाओ। ठीक है, बहुत बोल दिया, अब तुमको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे सिंपल सा
बहुत बोल दिया यार सांस चली गई। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम भी पानी हो तो पी सकते हो, ठीक है, थोड़ा हम भी पानी पी लें यार। ठीक है, तो यहां पे अब हमको क्या करना है, एलसीएम लगाना है, तुमने जान लिया। ठीक है, अब ठीक है, तो यहां पे हमको 8 और 12 का एलसीएम ले लेना है। तो 8 के फैक्टर्स करोगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2, और 12 के फैक्टर्स करोगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 12। ठीक है, अब यहां पे इसको अगर पावर में लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, यहां पे इनको पावर्स में लिखोगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमने बताया था तुमको ट्रिक पावर्स से कैसे तुम पहचानो एलसीएम कितना है। ठीक है, तो यहां पे 3 तो दिया है 12 में, लेकिन यहां पे 8 में नहीं दिया है, तो एक काम करो, इसमें 3 की पावर 0 लिख लो, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 हो जाएगी, वो तो तुमको दिखाने के लिए हम लोग 3 की पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, कॉमन नंबर देखना है, तो कॉमन नंबर दोनों में क्या है, 2 है। हमने बताया था जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको हमेशा लिखा जाता है, यहां पे 2 की पावर 3 लिख दिया गलती से, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को एलसीएम में कॉमन लिया जाता है, तो मतलब 2 की पावर 3 ज्यादा है, इस कॉमन में एलसीएम ले लो। ठीक है, तो निकाल लिया हमने कॉमन। अब यहां पे 3 की पावर 0, यहां 3 की पावर 1 है, तो किसकी पावर ज्यादा है, ये वाली ना 3 की पावर 1, तो एक 3 को भी ले लो बाहर। अब इनको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 की पावर 3 को लिखोगे तो 8 आएगा, और यहां पे 3 आएगा, और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, 24 का मतलब क्या है, 24 का मतलब ये है कि हम अगर जो नंबर्स ऑफ पेन्स 24 लेंगे और हमारे जो नोट पैड्स आएंगे वो भी 24 आएंगे, जब हमारे दोनों इक्वल आएंगे क्वांटिटीज, वो कब आएंगी, जब हम 24 पेन्स लेंगे और 24 क्या लेंगे, नोट पैड्स लेंगे, तब हमारी दोनों क्वांटिटीज सेम आ जाएगी। लेकिन अभी तुमको ये फुल्ली आंसर नहीं मिला है, अब तुमको पैकेट में बताना है कि कितने पैकेट हमको पेन के लेने हैं और कितने पैकेट नोट पैड्स के लेने हैं, जिससे हमारी ये 24 वाली क्वांटिटी दोनों में सेम आ जाए, पेन और नोट पैड में। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या कर देना है, जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिया गया है, ये आया है आंसर, तो गिवन क्वांटिटी को, गिवन क्वांटिटी जो आई है 24, इसको डिवाइड करा देना है नंबर ऑफ पेन से, डिवाइड बाय गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, तो यहां पे तुमको फिर पैकेट पता चल जाएगा कि कितना पैकेट पेन का लेना है। अरे भैया एक पैकेट में 8 पेन है, तो अगर जो टोटल क्वांटिटीज आई है 24, तो उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितने पैकेट लेने हैं पेन्स के, तो बस यही करना है। तो पेन्स इक्वल टू 24, और जो हमारा एक पैकेट में कितनी पेन्स है 8, उनको उससे डिवाइड करा दो 8 से, तो आ जाएगा 24 को जब 8 से डिवाइड कराओगे आएगा 3। इसका मतलब 3 पैकेट पेन्स के लेना है। कितने पैकेट्स पेन के लेने हैं, 3 पैकेट पेन्स के लेने हैं। फिर नोट पैड्स के कितने पैकेट लेने हैं, तो फिर यहां पे नोट पैड लिख लो, नोट पैड्स। अब नोट पैड्स वाली क्वांटिटी से भी क्या करा दोगे, इसको डिवाइड करा दोगे। एक मिनट देखें तुमको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा छुप गया ना, एक मिनट बैठ जाते हैं। अब देखें, देखते रहा, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, 24 को टोटल नंबर ऑफ एक पैकेट में कितने नोट पैड्स थे 12, तो 12 से डिवाइड कराओ, 12 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब तुम पेन्स के 3 पैकेट और नोट पैड्स के 2 पैकेट्स लोगे, तब जो इन दोनों की क्वांटिटीज हो जाएंगी पेन और नोट पैड्स की, वो सेम आ जाएंगी, और जो कि कितनी आएंगी, 24 क्वांटिटीज आएंगी। बस ऑप्शन में देखो क्या दिया है, तुमको दिया है 2 और 3 और 2। देखो यहां पे ऑप्शन में 3 और 2 क्या तुमको दिया है, तो देखो 3 और 2, ठीक है, तो पेन्स तुम्हारी 3 है, ठीक है, और नोट पैड्स तुम्हारे 2 हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन तुम्हारा दिया है 3 एंड 2। क्लियर सब कुछ, ठीक है। तो चलो बस अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, यहां पे तुमको दिया है कि इन अ स्कूल इंडिपेंडेंस डे परेड,
मतलब कि जब तुमको लड्डू खाने के लिए बुलाया जाता है स्कूल में, ठीक है, जब जाते हो स्कूल में से लड्डू जाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए, सॉरी जाने के लिए नहीं, खाने के लिए, तब वहां पे जो ग्रुप है 594 स्टूडेंट का, वो क्या करता है, मार्च करता है। देखते हो ना परेड होती है तो वहां पे ढम 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 बैंड बजता है, और फिर आगे उनके कौन होते हैं, बैंड मेंबर्स, जो क्या बताया बजाया करते हैं, ड्रम बजाया करते हैं, तो वो 89 मेंबर्स हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना है, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए, ठीक है, जिसमें 594 स्टूडेंट्स भी आ जाए और 189 मेंबर्स को भी हम उसमें शामिल कर ले उस कॉलम में। तो वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमको होंगे वो हमको बताना है। तो मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे 189 मेंबर्स हैं जो बैंड वाले के साथ है, ठीक है, ये सब बैंड वाले हैं, ये गोला गोला बैंड वाले हैं, ठीक है, गोला गोला बैंड वाले हैं। और यहाँ पे तुम्हारे जो 594 स्टूडेंट है वो इनके पीछे हैं, वो इनके पीछे हैं। अब इनको क्या करना है, ये 594 लिख लो। अब इनको अरेंज ऐसा करना है कि ये ऐसे कॉलम में आ जाए, ठीक है, कॉलम में ये आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे, ठीक है, 3 तुम्हारे ग्रीन वाले हो गए, तो 2 तुम्हारे, मतलब 3 तुम्हारे, 4 तुम्हारे क्या हो गए, व्हाइट वाले, मतलब तुम्हारे स्टूडेंट हो गए, ये 3 बैंड वाले। फिर इसी तरह एक और तुम्हारा कॉलम आ गया, ये ऐसे करके। फिर उसके पीछे क्या हो गए तुम्हारे कॉलम, मतलब व्हाइट वाले स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। फिर ये इधर तुम्हारा बैंड वाले मेंबर्स हो गए आगे, फिर तुम्हारे क्या हुआ, पीछे स्टूडेंट्स हो गए। तो ऐसे करके कितने कॉलम बनेंगे जिसमें तुम्हारे पूरे 594 स्टूडेंट भी आ जाए और 189 मेंबर्स भी आ जाए। अब एक चीज हमको देख के बताओ, क्वेश्चंस में तुमने ये तो जान लिया, मैक्सिमम दिया तो तुमको पता चल गया क्या लगेगा, लेकिन हमने जो तुमको ट्रिक बताई थी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 594 हैं और 189 मेंबर्स हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और उनको नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने डिवाइड करना है, बहुत कम नंबर ऑफ कॉलम्स में। मतलब कि जो 594 स्टूडेंट और 189 मेंबर्स को जब कॉलम में डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, 594 और 189 से क्या आएंगे, कम आएंगे ना, कम आएंगे ना, कम आएंगे कि नहीं आएंगे कॉलम, कॉलम ये तो होगा ही नहीं कि 1000 कॉलम बनेंगे, 1000 कॉलम तो बनेंगे नहीं, कम कॉलम बनेंगे, मतलब कि 30 हो गया, 40 कॉलम्स या 50 कॉलम्स, ठीक है, ऐसे ही बनेंगे। 594 और 189 से ज्यादा तो नहीं बनेंगे ना कॉलम्स, तो बस कम बन रहा है ना कॉलम। तो हमने क्या बताया था, जब प्रिडिक्शन में हम लोग क्या निकाले कि कम आ रही है वैल्यू आंसर में, तुम्हारे गिवन नंबर्स जो दिए गए हैं क्वेश्चंस में उनसे कम वैल्यू आ रही है, तब फिर वहां पे क्या लगेगा, एचसीएफ लगेगा। तो फिर वहां पे क्या लगेगा, एचसीएफ लगेगा। बस लगा दो यार, सिंपल सा फंडा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बस अब लगा दो इसको एचसीएफ यहाँ पे। तो बस इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे वो स्टूडेंट के मुकाबले कम आएंगे, और कम आएंगे तो वहां पे एचसीएफ लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे एचसीएफ लगा देना है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 594 गया, लो प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो हो जाएगा 2 to the 4, यहाँ पे आएगा 2 9 18, 2 7 14, फिर हो जाएगा 3 से काट लो उसको, 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 9 27, और यहाँ पे भी हो जाएगा 3 9 27, फिर हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 3 1 3, और ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब फिर यहाँ पे तुमको क्या कर देना है, 189 को कर देना है डिवाइड, तो यहाँ पे 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, ये आ गए इनके फैक्टर्स। अब इनके फैक्टर्स को अरेंज करके लिख लो यहाँ पे, 594 को लिखोगे, ठीक है, 594 को लिखोगे तो 2 इंटू, अब यहाँ पे 1 3 2 3 और 3 3, तो मतलब 3 की पावर 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 11। और यहाँ पे 189 को जब लिखोगे तो यहाँ पे 3 बार 3 दिए है, तो 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसको इरेज कर सकते हो, अब इसको तुम इरेज कर सकते हो, अब इसको तुम इरेज कर सकते हो। अब तुमको बस क्या निकालना है, कॉमन। तो हमने कॉमन बताया था क्या होता है, क्या होता है, ऐसे नंबर जो कॉमन हो और जिनकी पावर सबसे कम हो, ठीक है। एचसीएफ में ऐसा नंबर कौन सा है जो कॉमन है, 3 ही है, और तो कोई नंबर कॉमन है नहीं, और किसकी पावर कम है, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इक्वल हो गए तो बस इसका मतलब 3 की पावर 3 को ही बाहर ले लो। अब 3 की पावर 3 को जब खोलोगे तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 27, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 27, क्लियर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 27 बनेंगे, जिसमें आगे तुम्हारे
क्या होंगे, बैंड मेंबर्स होंगे और पीछे तुम्हारे 594 स्टूडेंट होंगे और वो 27 कॉलम्स में बिल्कुल अरेंज हो जाएंगे। 27 कॉलम्स में 594 स्टूडेंट्स और 189 मेंबर्स, बैंड मेंबर्स, वो बिल्कुल अरेंज हो जाएंगे 27 कॉलम्स में। तो बस यही तुम्हारा आंसर आ गया। और तुम देख भी सकते हो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं उनसे छोटा आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हम लोग को लगाना तो बिल्कुल हम लोग करेक्ट है। ठीक है, अब ये तुम्हारा पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम से लेके एचसीएफ एलसीएम ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट। ठीक है, अब एक आता है नेक्स्ट पोर्शन जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारी, हमको जब प्रूव करना पड़ता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना है। तो ऐसे अगर हमको नंबर दिए रहेंगे, ठीक है, और हमको इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे हमको दिया गया है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपस में क्या कर देंगे, अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे और वहीं से हम लोग कहीं ना कहीं कुछ प्रूव कर सकते हैं। तो बोलोगे सर जी ये क्या बता रहे हैं, करके दिखाइए। चलो करके देखते हैं कि अगर मान लो लेट कर लो, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमको इर्रेशनल प्रूव करना है लेकिन हम लोग लेट क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, ये सब आगे बताएंगे। अब हमको क्या करना है, अगर हम लोग रेशनल नंबर इसको लेट कर रहे हैं √5 को, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारा जो P/Q होता है ये क्या होता है, ये कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। जब इनको एक्सप्रेस किया जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो इसका मतलब √5 इक्वल टू P/Q और यहां ब्रैकेट में लिख लो P and Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब बोलोगे सर जी ये कोप्राइम क्या होता है, भैया ये कोप्राइम क्या होता है। तो कोप्राइम तुम्हारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एचसीएफ 1 आता है। तो बोलोगे अरे सर जी ये कैसे, तो जैसे कि अगर ले लो 5, ठीक है, बोल दो कि भैया 5 और 7, तो ये दोनों तुम्हारे नंबर ऐसे हैं इनका जब भी एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। इसी तरह तुम्हारे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि ले लो 11 और 13, ये भी एक कैसे नंबर्स है, कोप्राइम, इनके भी एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, कोप्राइम नंबर्स, जिनका सिर्फ एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, सिर्फ एक ही एचसीएफ आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्यों लेट किया गया है इसको P/Q और यहां पे क्यों हमने तुमको समझाया कोप्राइम, इसका भी तुमको पूरा फंडा समझ में आएगा, अभी बस देखते चलो। ठीक है, अब हमको यहां पे कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये स्क्वायर लगा दोगे और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दोगे, तो ये स्क्वायर से बाहर निकल आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा 5, तो 5 इक्वल टू ये बना लेगा P² अब Q² को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 5Q² इक्वल टू P²। अब यहाँ पे थोड़ा आराम से सुनना और समझना, अगर यहाँ पे Q की जगह पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो जो 5 होगा वो तुम्हारा क्या करेगा, P² को डिवाइड करेगा, तुम्हारे P² को डिवाइड करेगा। अगर P² को डिवाइड करेगा इसका मतलब 5 तुम्हारा फैक्टर होगा किसका, P² का। 5 तुम्हारा फैक्टर होगा किसका, P² का। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे 5Q² इक्वल टू P² लिखा है, तो अगर मान लो कोई भी अगर तुम नंबर लेते, ठीक है, और ये Q² है और यहाँ पे भी कोई नंबर दिया गया था 10 दिया होता, तो ये 5 क्या है, इसको डिवाइड करता, तो 5 टू द 10 मतलब कि ये 5 उसका फैक्टर हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 5 है वो तुम्हारा Q² से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 5 है वो P² को तुम्हारे डिवाइड कर देगा, और अगर P² को डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब P को भी डिवाइड कर देगा, इसका मतलब P को भी डिवाइड कर देगा। अरे सर जी ये क्या मतलब, अरे अगर मान लो कोई इंटीजर का स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है 5 तुम्हारा, तो उस इंटीजर को भी तो डिवाइड करेगा। अगर मान लो तुम्हारा 10 है इंटीजर, ठीक है, जो कि हमने उसको मान लो P माना, अब P² है, अब P का स्क्वायर निकालोगे मतलब कि 10 का स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 100, तो 100 को 5 डिवाइड कर देगा ना, कर देगा कि नहीं कर देगा। ठीक है, लेकिन अब अगर जिसका स्क्वायर है, जिस इंटीजर का स्क्वायर है, उस इंटीजर को भी डिवाइड कर देगा, मतलब कि यहां पे अगर स्क्वायरिंग हटा दोगे तो 10 को भी तुम्हारा 5 डिवाइड कर देगा, 10 को भी 5 डिवाइड कर देगा। वही चीज यहां दी गई है, यहां पे बोला गया है कि अगर तुम्हारा 5 P² को डिवाइड कर रहा है, मतलब किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 5Q इक्वल टू P, 5Q इक्वल टू P, और यहां से हम लोग कह देंगे हेंस
5 इज अ फैक्टर ऑफ p। हम लोग यहां से कह देंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, क्योंकि ये p को डिवाइड कर रहा है, इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5 उसका फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, अब जो ये तुमने माना है 5q इक्वल टू p, अब तुमको यहां पे क्या कर देना है, एक दूसरी वैल्यू लेट कर लेनी है। क्या लेट, अब q की जगह पे तुम कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ q ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो यहां पे हम लोग 5c इक्वल टू p लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं 5c इक्वल टू p, ठीक है। इतना जान गए। बोलोगे सर जी क्यों हम लोग q की जगह c ले रहे हैं, इसका भी तुमको हम बता रहे हैं फंडा क्यों लेते हैं। इसको तुम बस इतना जान लो कि लेट कर लेना 5c इक्वल टू p, जहां पे q अल्फाबेट था अब उसकी जगह पे कुछ और अल्फाबेट एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो 5c इक्वल टू p हो जाएगा। अब इस जो p वाली वैल्यू है 5c को, इसको तुमको पुट करा देना है, पुट द वैल्यू ऑफ p, पुट द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म है तुम्हारा कहां पे, 5 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ठीक है। यहां पे जो 5 स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर वाला फॉर्म है, दूसरा रंग ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर। तो वो 5 स्क्वायर इक्वल टू p वाला फॉर्म है, इसको जो है कह लो फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें पुट करा दो। अब पुट कराओगे तो यहां पे जो 5q स्क्वायर है इक्वल टू p की जगह पे ये p स्क्वायर है, और p की जगह पे 5c पुट कराना है तो 5c स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पे इसको जब ओपन करोगे तो 5q स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर। अब ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो डिवाइड में कर दो इसको यहां पे, और ये 25 को काट देगा तो बना लेगा 5c स्क्वायर। क्या बना लेगा, 5c स्क्वायर। क्लियर। या तो हम यहीं पे काट देते, देखो 5, नहीं तो बोलोगे सर जी आप काट भी देते हो फिर इरेज भी कर देते हो, तो यहीं से काट लो, 5 को 25 से काटोगे तो 5c स्क्वायर। इसका मतलब आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये आ गया। अब बोलोगे सर जी ये तो सेम वैसे ही जैसे यहां पे ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट था, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। बिल्कुल सही पकड़े हो। इसका मतलब क्या होगा, फिर से वही चीज जो यहां पे हमने करी है कि जो यहां पे 5 है वो q स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, q स्क्वायर वाले इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 5 तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा q का, 5 तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा q का, ठीक है। अगर किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5p और 5c, ठीक है। और इसका मतलब यहां से ये हो गया कि 5 तुम्हारा q को डिवाइड करेगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर से लिख लो, हेंस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है। अब बोलोगे सर जी ये सब करने का मतलब क्या था आपका, ये सब चीजें करने का मतलब क्या था आपका, ठीक है। रुको हम बैठ जाते हैं, दिखाया कि नहीं तुमको, हाथ दिख रहा है, ठीक है, खड़े थे तब दिख रहा था, हाँ तब भी दिख रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पे हमने ये मान लिया था कि √5 इक्वल टू p अपॉन q एंड p एंड q आर अवर को प्राइम इंटीजर्स, और को प्राइम इंटीजर्स हमेशा सिर्फ एक एचसीएफ देते हैं, और वो क्या देते हैं, 1, सिर्फ एक एचसीएफ देते हैं, वो कौन सा देते हैं, 1। तो भैया यहां पे तो उल्टा हो गया, यहां पे तो 5 भी फैक्टर है p का और q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब 5 भी फैक्टर होगा p और q का। तो यहां तो 2 फैक्टर आ गए, 1 भी आ गया 5 भी आ गया। लेकिन हमने तो अज्यूम किया था कि ये सिर्फ को प्राइम इंटीजर्स हैं, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, इनके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, मींस हमारा जो एक्सेप्शन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। आवर एक्सेप्शन विल बी रॉन्ग। हमने जो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में स्क्वायर रूट 5 को हमने क्या किया, लेट किया, वो हमारा गलत हो गया एक्सेप्शन। और जब अगर गलत हो गया तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लग गया, मतलब कि हम लोग ने गलत माना है, ठीक है, हम लोग ने गलत माना है। हमारा स्क्वायर रूट 5 रेशनल नंबर नहीं, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि यहां पे 2 फैक्टर आ रहे हैं p और q के, 1 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आ रहा है फैक्टर, जो p और q दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब यहां पे 2 फैक्टर हैं, और हमने क्या अज्यूम किया था कि p और q हमारे को प्राइम नंबर्स है, मतलब कि इनका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो यहां पे जो हमारा एक्सेप्शन था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं होगा, फिर क्या बचेगा, फिर तो इरेशनल नंबर ही होगा।
बस यही था तुम्हारा फंडा। तो बस यहां तुमको क्या लिख देना है, तुमको दिखेगा, देखते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, ठीक है। अब तुमको बस यहां पे लिख देना है हेंस आवर एक्सेप्शन, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है, ये क्यों तो लिख दो, हेंस आवर एक्सेप्शन, ठीक है, इज रॉन्ग, हेंस आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, सो square root 5 is an irrational number. Square root 5 is an irrational number. बस तुमको ये स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को छोड़ देना है, तुमको सारे नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो बस यही था तुम्हारा मेन फंडा कि तुमको यहाँ पे क्या कर देना था, देखो तुमको दिख रहा है ना, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो यही फंडा था तुम्हारा यहाँ पे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 5 को मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब वो पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और पी और क्यू क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। लेकिन जब हमने उसको यहाँ पे स्क्वायरिंग किया और यहाँ पे हमने पाया कि जो 5 है वो तो पी को डिवाइड कर रहा है, और अगर पी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो फैक्टर होगा पी का, ठीक है। फिर हमने यहां पे उसको लेट कर लिया 5c इक्वल टू पी और उसकी वैल्यू पुट करा दी, वैल्यू पुट कराई तो हमको पता चला कि अरे सर जी यहां तो q इक्वल टू 5c दे रहा है, इसका मतलब 5 तुम्हारा q का भी फैक्टर हो गया। अब दोनों का फैक्टर हो गया, p और q का फैक्टर 5 आ गया, तो इसका मतलब यहां पे अब ये को प्राइम नहीं रह गया, अब इसका सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, इसके दो फैक्टर आ गए हैं। तो यहां पे हमारा जो एक्सेप्शन था स्क्वायर रूट 5 को रेशनल नंबर करना, वो अब हमारा रॉन्ग हो गया, और एक्सेप्शन रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब फिर रेशनल नंबर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, रियल नंबर्स में हमने दो ही चीज पढ़ी है, रेशनल नंबर या तो इर्रेशनल नंबर, तो इसका मतलब फिर वो इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा मेन क्वेश्चन जो तुमको जरूर 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 पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ये आता ही आता है हर बार। तो चलो इसको अच्छे से समझ लेना, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके, और इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल रेडी रखना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पे तुमको दिया रहेगा कि स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल, तुमको कुछ दिया रहेगा, उसको प्रूव करना है वो भी इर्रेशनल नंबर है। तो बोलोगे सर जी ये कुछ क्या है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको बस क्या करना है, देखो हमको बस समझते जाओ, ठीक है। यहाँ पे तुमको इसको फिर सेलेक्ट कर लेना है, 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल नंबर, लेट 3 प्लस रूट 2 5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, लेट कर लो इसको रेशनल नंबर। अब बोलोगे सर जी वही पिछला वाला सब करना है लेकिन स्क्वायरिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्या, हाँ नहीं करनी है। देखो कैसे, तुमको अब यहां पे बस लिख देना है 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, तुमको इंटीजर्स है पी और क्यू तुम्हारे। अब तुमको यहां स्क्वायरिंग नहीं करना है, तुमको बस क्या कर देना है, जो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको सिंगल छोड़ देना है, एक तरफ ये अकेली रहनी चाहिए और बाकी सारे नंबर्स दूसरी तरफ होने चाहिए। अब ये कैसे करोगे, तो ये तुमको पता है, शिफ्ट करके करोगे नंबर्स को, तो ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये 2 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन क्यू माइनस 3, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1 रखोगे तो Q ही एलसीएम आएगा, और यहाँ पे ये 3Q हो जाएगा, तो P माइनस 3Q, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको भी नीचे ले आओ, तो ये सिर्फ बचेगा तुम्हारा स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन में 2Q, ठीक है। अब यहां पे इस स्टेटमेंट को समझो, पूरा अच्छे से समझो, ये जो आया है ब्रैकेट में तुम्हारा, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में तुम्हारा, ये जो ब्रैकेट में आया है तुम्हारा, अब इसको बड़े अच्छे से समझना है, इसको हम इधर किनारे लिख दे रहे हैं हल्का सा, P माइनस 3Q अपॉन में 2Q। तो बोलोगे सर जी इसमें क्या समझना है, इसमें यह समझना है कि अगर तुम्हारा P और Q को हमने क्या लेट किया था, इंटीजर्स, ठीक है। तो तुमको पता है अगर हमारा इंटीजर है
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमारा इंटीजर है, तो फिर वो हमको कैसा नंबर देगा? रेशनल नंबर देगा। वो हमको कैसा नंबर देगा? रेशनल नंबर देगा, जो अभी तुमने यहाँ पे किया P अपॉन Q। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना डिफिनीशन में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P और Q फिर इसका मतलब इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर दिया गया है तो फिर वो रेशनल नंबर होगा। अब देखो, अब मान लो अगर कोई इंटीजर और दूसरे इंटीजर के साथ ऐड होगा तो क्या देगा? इंटीजर ही देगा। कोई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? इंटीजर ही देगा। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या देगा? इंटीजर देगा। ये सब प्रॉपर्टीज तुमने क्लास 6 में इंटीजर्स वाले चैप्टर में पढ़ी होंगी। वही सेम यहां पर भी है। अब Q तुम्हारा इंटीजर है जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या देगा? इंटीजर ही देगा। फिर नीचे भी 2 तुम्हारा Q के साथ मल्टीप्लाई में है, वो भी तुमको क्या देगा? इंटीजर ही देगा, क्योंकि Q हमारा इंटीजर है। और P -3 कर दोगे, 3Q कर दोगे तो वो भी तुमको इंटीजर ही देगा। तो इसका मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर आएगा, और इंटीजर अपॉन इंटीजर आएगा तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू हो गई तुम्हारी, ये क्या हो गई? ये तुम्हारी हो जाएगी, एक मिनट स्क्वायर लगा देते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा यहां पे रेशनल नंबर। इसका मतलब फिर तो ये सर जी हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि हमने अभी अभी बताया तुमको कि इंटीजर अपॉन इंटीजर दिया है तो फिर वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे ये तो फिर सर जी इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा रेशनल नंबर हो गया। और ये जो तुम्हारा √5 ये क्वेश्चन में तुमको दिया गया है इर्रेशनल नंबर है। तुमको क्वेश्चन में ये बताया गया है √5 ये तुम्हारा इर्रेशनल नंबर है। तो अच्छा सोच के बताओ, कभी क्या ऐसा हो सकता है कि इर्रेशनल नंबर इक्वल आ गया रेशनल नंबर के? क्या कभी हो सकता है कि जो तुम्हारा इर्रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल आ गया? तो बोलोगे नहीं सर जी, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दिस विल हैपन एनी टाइम। ठीक है, दिस विल नॉट हैपन, इट्स विल ऑल रॉन्ग। ठीक है, इट इज ऑल रॉन्ग, इट इज ऑल रॉन्ग। तुमको यहां पे लिख देना है कि इट इज ऑल रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, या लिख दो इट इज। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल या कुछ भी लिख दो तुमको लगे कि जो सर जी तुम्हारे बोर्ड में एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा हूं वो समझ जाए कि इट इज इम्पॉसिबल सो दैट, या फिर लिख सकते हो इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इट विल नॉट बी पॉसिबल सो दैट आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। और जब फिर से तुम्हारी अगर एक्सेप्शन रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब जो तुमने यहां पे लेट किया था 3 + 2√5 को रेशनल नंबर, तो वो जो तुम्हारी एक्सेप्शन गलत हो गई, लेट करना तुम्हारा गलत हो गया रेशनल नंबर, तो फिर एक ही चीज बची, और वो क्या बचा? फिर तो वो तो इर्रेशनल नंबर ही होगा। फिर वो क्या होगा? इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे इसको इरेज करके ये भी लिख लो स्टेटमेंट में, हेंस ठीक है 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा। अरे यार ये नहीं दिखा था क्या एक्सेप्शन वाला? ठीक है, ये देखो एक्सेप्शन वाला देख लो एक बार यार, हमने ध्यान नहीं दिया, शायद ना दिखाओ, मेरे पीछे छुप गया हो, लेकिन इसी तरह लिखोगे इट इज इम्पॉसिबल सो दैट आवर एक्सेप्शन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, बाकी क्या समझना? फीलिंग्स को समझना। ठीक है हमारी, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, और जो हमने तुमको कॉन्सेप्ट बताया इसको समझना कि ये जरूरी है। ठीक है, तो तुमको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। ये सारा चैप्टर में हमने एचसीएफ एलसीएम भी देखा, वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर हमने प्रूविंग करने भी सीखा कि कैसे हम लोग इर्रेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, भले हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वीडियो थी तुम्हारी पूरी। अगर तुमको हर एक टॉपिक मतलब जो नहीं आ रहा था कि जैसे मान लो प्रूविंग कैसे करना है इर्रेशनल नंबर, फिर उसके बाद एचसीएफ एलसीएम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टेटमेंट वाले करेंगे, फिर या तो तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए उसमें कैसे पहचानेंगे कि हम लोग को एचसीएफ लगाना है कि एलसीएम लगाना है, वहां के लिए तुम्हारा बिल्कुल बेस्ट
ये वीडियो रहेगी, ठीक है। तुमको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद। अब इसके बाद तुम अगर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, तुमको अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे भैया आ गए हैं थैंक यू कहने बोर्ड लेके। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्दी हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, सीरीज लेके आएंगे जहां पे हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सारे रिवीजन करेंगे, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लिया जाएगा उस वीडियो में, जो कि 100% तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है उसको, ठीक है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना और आगे जो हमारे रिवीजन सीरीज आएगी, ठीक है, जो कि लाइव होगी, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव आए, तो वहां पे हम लोग बढ़िया उसको सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर को, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।